नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा का समापन हो गया है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक विवादों वाले मामले में राहुल गांधी को सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घेरा। एक ऐसी सांसद से मुलाकात सुर्खियों में रही, इलाना उमर की, राहुल गांधी से, जो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं और सांसद हैं। वो भारत विरोधी बयानबाजी अक्सर करती रहती हैं। उनसे मुलाकात को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल भारत विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं, देश की एकता और अखंडता उन्हें भा नहीं रही है। ये आरोप लगा। ये तस्वीर में इलाना उमर के साथ राहुल गांधी की मुलाकात है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात है। उसे राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो अमेरिका के लॉ मेकर हैं उनके साथ उन्होंने एक बैठक की है, बातचीत की है। लॉ मेकर यानी जो सदन में कानून बनाते हैं, सांसद होते हैं, उनके साथ उसमें इलाना उमर भी थी और वो पाकिस्तान की समर्थक मानी जाती हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने का कहना है कि वो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करती रही हैं। तो सिखों को लेकर बयान, इलाना उमर से के साथ है मुलाकात। अफ्रीकी मूल की वो अमेरिकी नागरिक हैं और लगातार वो भारत को विभिन्न मुद्दों पर घेरती रहती हैं। इसी तरीके से सिखों के कड़ा और पगड़ी के सवाल, आरक्षण के सवाल, चीन के सवाल, सीमा के अंदर चीन के अतिक्रमण कर लेने का जो सवाल उठाया और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, इस तरीके से आधा दर्जन सवाल जो राहुल गांधी ने उठाए हैं वो विवाद में है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी इस तरह की चीज़ों के जरिए देश को कमज़ोर कर रहे हैं। वो जब भी अमेरिका जाते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी ने, उनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी तक वो बचकानी हरकत करते थे, लेकिन अब वो शातिराना देश विरोधी हरकत कर रहे हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण को लेकर उनका जो बयान था उसे अलग तरीके से सत्ता पक्ष और उसके प्रवक्ताओं ने पेश किया। बहन कुमारी मायावती ने इस मामले में सवाल उठाया था। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस तरीके का उनका कथन नहीं था। उनका कथन ये था कि जब भारत में सारे शोषित, पीड़ित बहुजन सरसब्ज हो जाएंगे तभी आरक्षण को हटाने पर कोई विचार ये संभव है, और इसमें गलत क्या है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने अमेरिकी और भारतीयों के बीच बेरोजगारी की समस्या को बहुत प्रमुखता से उठाया और कहा कि चीन जिस तरीके से काम करता, हमने उस तरह काम नहीं किया। अमेरिका के जो वाशिंगटन डीसी नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 1 घंटे तक संबोधित किया, सवालों के जवाब दिए और लगातार वो इन मसलों पर उन्होंने बोला। भारत में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की ज़रूरत है, जोर देते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही। वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है और चीन को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जबकि भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं। डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है और अगर देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वह चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। राहुल ने शिक्षा प्रणाली पर वैचारिक कब्जे का जिक्र करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि व्यापार प्रणाली और शिक्षा प्रणाली के बीच की खाई को पाटा जा सके। गांधी अमेरिका की 4 दिवसीय अनौपचारिक यात्रा को खत्म कर देश लौटने वाले हैं। इस दौरान वह डलास, टेक्सास और वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर थे। भारतीय मूल के जो इंडियन डायस्पोरा है उससे मुलाकात की, उन्हीं के कार्यक्रमों में शिरकत की और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच इंडियन डायस्पोरा एक सेतु की तरह काम करता है। लगातार वो अपनी यात्रा के दौरान इस तरह के उन्होंने तमाम मुद्दे और सवाल उठाए और लगातार वो इन सब बातों को कहते रहे। लेकिन राहुल गांधी का जो बेरोजगारी वाला मसला है उसको लेकर एक अलग तरीके का सवाल उठाया वहाँ की भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा के ग्रेटर नोएडा में एक
जो बड़े निवेश के कार्यक्रम सेमीकान 2000 यूनिकान 2024 का शुभारंभ किया। निवेश सेमीकंडक्टर को लेकर बात हुई, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात हुई और ये कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम देश में इस तरीके की जो मोबाइल इंडस्ट्री है, जब इसका विस्तार हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, तो रोजगार का सृजन तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। तो आज मंथन में सवाल, राहुल गांधी अमेरिका से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को सुनिए। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है when the chips are down you can bet on India। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में सेमीकान जो सेमीकंडक्टर एक्सपो है उसका शुभारंभ किया है, सेमीकान इंडिया एक्सपो 2024 का, और संभावनाओं पर, सेमीकंडक्टर के कारोबार, चिप्स, इसको लेकर असीम संभावनाओं पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये देश ऐसा 8वां देश है जो इस पर काम कर रहा है। रोजगार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस देश में बदलेंगी और हमें भरोसा है कि हम रोजगार देंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, स्किल इंडिया के जरिए रोजगार देने की बात करते हैं। सरकारी सेमीकान इंडिया एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। सेमीकंडक्टर पर यह कार्यशाला मोबाइल इंडस्ट्री के बड़े जाइंट, बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संभावना, एक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, इसका उद्देश्य सरकार ने बताया है। अब राहुल गांधी की यात्रा, इल्हाना उमर से मुलाकात और रोजगार को लेकर जो उनके बयान हैं, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी और पीयूष गोयल काउंटर बाइट्स हैं। इन्होंने क्या कहा है और उसका जवाब क्या है, वो सुनिए। एक बात बताइए, राहुल जी ने
अमेरिका के बुद्धिजीवियों के बीच में कहा, अर्थशास्त्रियों के बीच में कहा कि अमेरिका और इंडिया बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि हमको इस समस्या का निदान करना है तो चीन की तरीके से हमको बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, उसका हब बनना पड़ेगा, हमको उत्पादन का केंद्र बनना पड़ेगा, तब हम जो है लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो इसमें कौन सी, ये तो सत्यता है, ये तो सत्यता है। और उन्होंने अमेरिका के अंदर कहा कि चीन का मुकाबला करना है, यदि चीन को हमको घेरना है, वो करना है, तो हमको जो है, हम चीन चीन कह करके काम नहीं चलेगा, हमको जो है उसने जो मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है उस तरीके का हब इंडिया को भी बनाना पड़ेगा। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती है। The Prime Minister goes abroad, makes horrible comments against India and Indians. That's not anti-national. We are talking about upholding the Constitution of India, and that's anti-national. Why is it that the BJP has a problem whenever we talk about upholding the Constitution? Why are they against the Constitution of India so much? We even heard of Ilhan Omar before this. निशिकांत दुबे से पूछिए, कभी सुना भी था इलान ओमर का नाम इससे पहले? And they are in power. BJP is in power. Ask them to write a letter to the State Department of the US. Ask them to summon the ambassador of the US. Ask them to take action. If they are so excited about Rahul Gandhi meeting several MPs and Congress people there. भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात और कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। राहुल गांधी क्या भारत विरोधी बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या भारत विरोधियों से मिल रहे हैं? राहुल गांधी क्या भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, लेकिन जो मेरे मतलब का सवाल ये है कि इस देश के करोड़ों लोग, करोड़ों बेरोजगार, अक्सर अगर कोई भर्ती निकलती है 400 लोगों की तो 4 लाख लोग आवेदन करते हैं। अभी हरियाणा में 4th क्लास की भर्ती लगी, हजारों लोगों ने आवेदन कर दिया, सीटें बहुत कम थी। इस तरह के दृश्य, मारा मारी, लाठी चार्ज, और अगर नौकरी निकली, आवेदन भी कर दिया तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, धरना प्रदर्शन करते करते सालों निकल जाते हैं और बेरोजगारों को रोजगार मिलने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो आज हमारा विषय रोजगार है। राहुल गांधी अमेरिका से कहें, लंदन से कहें या चंद्रमा से कहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुद्दा रोजगार का है तो उसको एड्रेस करना चाहिए देश के नेताओं को, देश के मीडिया को भी। आज इसी को लेकर हम आए हैं कि बेरोजगारी बनाम रोजगार। और हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर चौधरी दिल्ली से जुड़े हैं। चौधरी साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक हैं, SC ST OBC के लिए काम करते हैं, SC ST OBC मोर्चा के संयोजक हैं राष्ट्रीय, बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। और महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। डॉक्टर ओम सुधा,
बहुत सारे विषयों को राहुल गांधी ने एड्रेस किया और आज बीजेपी के सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी भारत विरोधी हैं। इल्हान उमर से मिलते हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर की वकालत करते हैं, पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। बहुत सारी इस तरह के विवाद राहुल गांधी के दौरे के दौरान थे। दौरे का समापन हो गया है, लेकिन हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से आज इसलिए लेकर आए हैं कि राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाया है। अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। भारत अमेरिकियों का जो आपसी सहयोग है उसको लेकर उन्होंने बात की है और ये भी कहा उन्होंने कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो सेतु का काम करता है भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंधों का। और उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों के युवाओं को कहा है कि आपके सामने समक्ष बेरोजगारी का भीषण संकट है। यूरोप के कई देश भी इससे जूझ रहे हैं, लेकिन चीन को आप देखिए, केवल चीन 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 करने से कुछ काम नहीं चलने वाला। चीन ने किस तरीके से घरेलू उद्योगों को मजबूत किया है, रोजगार भी सृजन किया है, प्रोडक्शन किया है। तो भारत और अमेरिका को ऐसे बनना चाहिए। खासतौर पर भारत के लिए उन्होंने नसीहत दी है, इस तरह की योजनाएं बननी चाहिए और उसमें जो आरक्षण रिजर्वेशन है ये पहला कदम वो मान रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप डॉक्टर ओम सुधा? जी, बहुत ही गंभीर मसले पर आज बात हो रही है। आप देखिए कि पूरा जो ये मीडिया का वो हिस्सा जो सत्ता के इशारे पर काम करता है, ये राहुल गांधी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने अपनी इंट्रो में कहा दुर्गेंद्र जी, कि राहुल गांधी लंदन से बोलें या अमेरिका से बोलें, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि राहुल गांधी बात क्या कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और दुनिया के टॉप के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ बैठकर अमेरिका में बात कर रहे हैं, जहां भारत के सैम पित्रोदा जी हैं पद्मश्री, वहां चर्चा हो रही है अगर अर्थशास्त्र पर, जिस पर चीन, अमेरिका, भारत की इकोनॉमी पर बात हो रही है, तो हमारे बिहार में एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनका पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान से बहुत ज्यादा मतलब तो है नहीं। ये तो गोबर और जो है गोमूत्र वाले लोग हैं। अब इनको अर्थशास्त्र की बात कहाँ से समझ आए? अगर अर्थशास्त्र की बात समझ में आती तो एक बड़े अर्थशास्त्री ने इस देश में जो है आरबीआई से इस्तीफा दिया, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था की हालत है, कभी अर्थव्यवस्था पे डिबेट होगी, तो मेरा भी कभी विषय रहा है, तो उस पर चर्चा होगी। आज जो है भारत दुनिया का ऐसा, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा देश हो, अब मैं तंजानिया और इथियोपिया से तुलना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया के जो मुख्य धारा के देश हैं, शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसका जीडीपी माइनस में जाता है। क्या कि लोगों का जो है परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ नहीं रहा है, महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही है, तो ये अर्थव्यवस्था का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही, चाहे आरक्षण को लेकर कही हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर से कही हो, चाहे सिखों को लेकर जो कही, तीनों बात राहुल गांधी की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिखों वाला मामला धार्मिक है, लेकिन मैं प्रतीक रूप में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि सिखों को कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले खालिस्तानी बता देते हैं जब वो अपने हक अधिकार खेती किसानी की बात करते हैं। तो उस तरफ जो है मुझे लगता है कि राहुल गांधी का इशारा रहा होगा। और दूसरी तरफ वहीं जो ईसाइयों पर कितने हमले बढ़े धर्मांतरण के नाम पर, मुसलमानों को बीफ के नाम पर किस तरह पीटा जाता है। कुल मिलाकर ये कहें कि अल्पसंख्यकों पर जो इस देश में खतरे मंडरा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी इशारा करना चाहते थे कि आप हाथ में कड़ा पहनेंगे कि नहीं, आप पगड़ी लगाएंगे कि नहीं। तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं मीडिया में बैठे हुए जो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं, वो वेरीफाई करने लगे। मजा ये है कि राहुल गांधी जब आरक्षण की बात करते हैं तब भाजपा को सांप सूंघ जाता है। ये बोलेंगे ये कि आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन सच्चाई पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जब से ये सत्ता में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सरकारी उपक्रम जो कांग्रेस द्वारा स्थापित किए गए थे, उन तमाम सरकारी उपक्रम को बेच दिया।
तमाम एम्स जैसे संस्थानों में आउटसोर्सिंग शुरू कर दी और तमाम जितने सरकारी संस्थान हैं यही हालत है। पूरी तरह से इन्होंने निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया। अब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से आएगा। मुझे याद आता है डॉक्टर उदित राज जब सांसद थे 2014-19 में और भाजपा से सांसद थे, तो उस दौरान उन्होंने जो है लोकसभा में निजीकरण में आरक्षण बिल पेश किया। अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर इतनी ही चिंतित है तो उनकी तो सरकार है, उनकी तो सत्ता है, वो तमाम कंपनियों को प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? सीधी सी बात है कि आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। उनकी नीयत में खोटे। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है वो दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। और अगर राहुल गांधी अमेरिका से कह रहे हैं कि आरक्षण खतरे में है भारत में, तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। अब राहुल गांधी अमेरिका से कहें या लंदन से कहें या मेरे गांव घोरघट में बैठ के कहें, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं मेरे लिए वो बात है। ठीक बात है। मैं आऊँगा डॉक्टर ओम सुधा में भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदकिशोर चौधरी जी को चर्चा में शामिल करता हूँ। चौधरी साहब, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो आप लोग तो कहते हैं कि भाई वो देश विरोधी काम करते हैं, बहुत सारी आरोप आज भी लगे, कल भी लगातार देश विरोधी काम कर रहे हैं। उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दिया है कि भाई आपका अगर छोटा शकील की सिफारिश कराने वाला सोनू निगम से गाने के लिए अगर वो आपके नेता का अगर मैनेजमेंट करता है तो वो अच्छा काम है, वो राष्ट्र प्रेम है। राहुल गांधी अगर वहाँ सामूहिक रूप से 10 सांसदों से मिल लेते हैं, उसमें एक सांसद भारत की बातों से सहमत नहीं है, तो कहते हैं राहुल गांधी देश विरोधी है। ठीक है, आपकी नज़र में होंगे राहुल गांधी देश विरोधी, लेकिन एक अगर वो रोजगार की बात करते हैं, देश के दुनिया के महान जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके बीच में, और वो कहते हैं अमेरिका और भारत अगर वहाँ रोजगार का संकट है, यूरोप में संकट है, तो चीन से हमको क्यों नहीं सबक लेना चाहिए कि उसने किस तरीके से अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाया। तो इसमें बुराई क्या है, इस पर क्यों नहीं चर्चा करते आप लोग? किसी बात पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी। नंदकिशोर। दुर्गेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो अभी जो आपने जो हमारे प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी भाषा नहीं, माननीय राहुल गांधी जी की भाषा बोल रहे हैं। जो विषय ये थे कि राहुल गांधी जी ने वहां पर क्या वक्तव्य दिए। विषय ये जरूरी है कि वहां पे सबसे पहले राहुल गांधी जी ने क्या बोला। सिख समाज के जिस जो व्यक्ति को जिन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला, उनका नाम पूछा, उनसे बात करी, उन्होंने ही उनके वक्तव्य को पहले ही वहां पे, अभी भी आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, वो जो सिख समाज के हैं वो वहां पे इंटरव्यू जर्नलिस्ट ही हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भारत में क्या आपको पगड़ी पहन के आने पे, कड़ा पहन के आने पर आपको कोई मतलब आपको डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो राहुल गांधी जी से ये सवाल करने वाला था, परंतु हमें सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया गया, और राहुल गांधी जी का जो स्पीच थी बस वो बोल के वहां से निकल गए। तो सबसे पहले बात तो ये होता है कि भ्रमित करने की राजनीति कर कौन रहा है, ये समझना जरूरी है। जब आप एक और 1984 के दंगों में सिखों को अपने बाल कटाने पर मजबूर करते हैं, और एक और आप हमें यह बतलाते हैं कि मतलब भारत के अंदर भारत की छवि को क्यों धूलमिल किया जा रहा है, भारत की छवि को अमेरिका के यहाँ जाके ऐसी छवि क्यों दिखाने की मजबूरी पड़ गई। और अगर आप चीन की ही बात करते हैं, चीन का जब आपको पता होगा कि अभी पीछे का, अगर आपको पता है वहां पे व्यापार करने का आंकड़ा, भारत में नए आयाम दिए जा रहे हैं युवाओं को रोजगार के लिए, चाहे वो स्किल इंडिया के तहत हो, चाहे मेक इन इंडिया के तहत हो, इंडस्ट्री सब के आप लिए। सब पता है आपको। अब स्किल इंडिया का नाम मत लीजिए, नहीं मैं आंकड़े रख दूंगा, पोल खोल दूंगा। अब इन योजनाओं का नाम मत लीजिए। क्या हालत है आपको भी पता है, आप भी युवा हैं नंदकिशोर। सर ऐसा है कि रोजगार के नए अवसर बहुत, ऐसी बात नहीं है, बातों में, शब्दों में अवसर, शब्दों में अगर अवसर आप क्रिएट करेंगे, खाली शब्दों से काम नहीं चलता, जुबानी जुमा खर्च से। बोलिए। तो अगर उन्होंने, चाइना ने ठान लिया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं चाहे कुछ है, अगर उन्होंने मजदूरी में लगा दिया तो आपको लगना पड़ेगा। अगर आपको व्यापार करना है तो आप जिस स्टेट में, मतलब जिस एरिया में रह रहे हैं, आप वहीं पे व्यापार कर सकते हैं, आप बाहर जाकर व्यापार नहीं कर सकते। भारत में इस तरीके की चीजें नहीं है।
जिस और आप बार बार आप मेक इन इंडिया की सर क्यों नहीं बात करेंगे? मेक इन इंडिया में पहले, आज से पहले क्यों नहीं भारत में अभी कोरोना में रिसेंटली में हमने अपने देश में इंजेक्शन बनाए और लगाए, इस पे भी कांग्रेस ने इससे पहले कुछ नहीं बनता था क्या? इससे पहले कोई देश में वैक्सीन नहीं बनी, आप ही ने बना लिया मेक इन इंडिया। इससे पहले वैक्सीन बनी ना, लगी ना लोगों को। ठीक है, आपने अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, बहुत बधाई। उसके बाद फिर फोटो हटाकर क्यों भाग गए? फोटो हटाकर अपने नेता की क्यों भाग गए भाई? फोटो क्यों हटा ली कोरोना वैक्सीन से? इनको तब भी प्रॉब्लम थी। और जहां तक आप जिस विषय में बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी, मैं रोजगार की बात करने आया हूं नंद किशोर, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं कि क्यों ना ये रोजगार की बात बढ़ाई जाए। राहुल गांधी लंदन से करें, सूर्य ग्रह से करें, चंद्र ग्रह से करें, कहीं से भी करें, लेकिन कम से कम अगर रोजगार की बात करें तो बढ़ाई जानी चाहिए। तो वो बातें नहीं बढ़ाएंगे आप लोग, आपको जो सूट करती है पॉलिटिक्स उसको बढ़ाएंगे आप विषय को समझिए ना। आप पहले तो, सबसे पहले तो उन्होंने अभी जब आप हिजाब के बारे में उन्होंने बोला कि भारत में मुस्लिम्स को बड़ा खतरा है, पर उनको वहां पे जब चाइना में जब उस हिजाब पहनने पर बहुत सारा दिक्कत होता है, जब किसी इस विषय में, तब वो कोई बात ही नहीं रखते अपनी। उस समय मतलब आप केवल हिजाब, हिंदू मुसलमान मस्जिद इसी पे रहोगे। आप बात स्किल इंडिया के करते हो, लेकिन चीन के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करने की बात करोगे आप केवल हिजाब पे लटके हुए हो इतने दिनों से। चीन की स्थिति हमसे ज्यादा, चीन की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी आप बात कर रहे थे, तो उनका अभी आपको बता दूं कि जितनी उनकी रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज सबका दिवाला निकला हुआ है। सब भारत आ गई। रेलवे स्टेशन उनके हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़े हैं, वहां ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अब देखिए भाई, मैं तो आर्थिक विशेषज्ञ हूं नहीं, अभी लोग आएंगे तो वो बताएंगे कि भाई क्या 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 स्थिति, क्या परिस्थिति। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया नंद किशोर, बने रहिए, बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहिए, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। बेरोजगारी वर्सेज रोजगार, ये विषय है आज हमारा, और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ कुंवर रुपेश विदेशी मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत कुंवर रुपेश। लेकिन इससे पहले कुंवर रुपेश के पास जाएं, हमारे साथ श्रीकांत जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, रोजगार के बारे में, रोजगार एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ बैठे हैं। श्रीकांत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद किशोर चौधरी कह रहे हैं कि चीन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, रोजगार के मामले में भी अच्छी स्थिति नहीं है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण गिनाए। तो भाई राहुल गांधी को चीन क्यों अच्छा लगने लगा? भारत का स्किल इंडिया और जितने हमारे प्रोग्राम हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, भारत की बहुत अच्छी स्थिति हो रही है, तो उसमें उसकी बातें वो क्यों नहीं करते हैं? एक रोजगार एक्सपर्ट के रूप में आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को राजनीति से प्रेरित मानते हैं, या वो वास्तव में इस समस्या को फील कर रहे हैं कि भारत में रोजगार का संकट है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आज बात रोजगार पे और बेरोजगारी पे बात हो रही है, और बहुत अच्छा टॉपिक आज के न्यूज ने इस राष्ट्रीय चैनल पे रखा है। जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने रोजगार पे काम किया, मैं रोजगार पे भारत की स्थिति को अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे भारत से आज के टाइम पे हमारे कई विदेशों में, चाहे वो डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, कई विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो हमें लगता है कि हमें अगर रोजगार अगर यहाँ पे बढ़ाया जाए भारत के अंदर, तो उनको हम एक्सपर्टों को यहाँ पे अपना रोजगार के लिए हम यहाँ पे बुला सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो बात कही है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही है कि भारत में रोजगार की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। श्रीकांत, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में उत्पादन की कमी से बेरोजगारी बढ़ रही है। जब उत्पादन नहीं हो रहा, जब हम उत्पाद नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मैन पावर नहीं लग रही, तो रोजगार नहीं क्रिएट हो रहा। अब आज ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन किया और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक सुपर पावर, एक पावर हाउस के रूप में भारत को स्थापित किए जाने की बात की, और कहा कि इससे बहुत सारी शक्ति मिलेगी भारत को, रोजगार की ताकत मिलेगी, भारत का सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है।
तो कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री, खाली विदेश में जाके आप चीन की तारीफ करके अपनी राजनीति क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री काम तो कर रहे माननीय हैं। प्रधानमंत्री जी को अब इन सब चीजों की जरूरत पड़ी, जो कि 2014 से लगातार जितने उत्पादन हमारे क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, लगातार ऐसे उद्योगपतियों के बीच में उनको बेच दिया गया। और धीरे धीरे करके जो हमारे एक्सपर्ट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उस धीरे धीरे करके विदेशों की तरफ के लिए अपना रुख करने के लिए चले गए। और आज जब उनको लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट उनको मिला और आज वो इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और नाकामी को छुपाने के लिए और अपना वोट बैंक को दोबारा बढ़ाने के लिए आप जरा एक्सपर्ट के तौर पर मुझे बताइए, दर्शकों को मेरे बताइए कि एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या देखते हैं, भारत में रोजगार की स्थिति क्या देखते हैं? ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के बयान की आप निंदा से के बजाय आप बेहतर ये हो कि दर्शकों को बताएं कि भाई किस तरीके से यहाँ जो राहुल गांधी ने कहा रोजगार का संकट, कैसे रोजगार का संकट है। बीजेपी के लोग, सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि भाई बहुत सारे रोजगार सर्जित हुए, स्किल इंडिया में सर्जित हुए, बहुत सारे विश्वकर्मा योजना, तमाम योजनाएं दी हैं और तमाम लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिली हैं। तो मतलब 2014 से अब तक 10-11 साल में सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई श्रीकांत। नहीं, सरकारी संस्थानों पे अगर बात करेंगे सर, सरकारी संस्थान तो आज के टाइम पे हमारे पूरी तरीके से प्राइवेट की तरफ रुख करने के लिए तैयार हुए। तो रोजगार कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि बहुत कहीं ना कहीं रोजगार हमारे भारत में कम हुआ है और वो प्राइवेट की तरफ गए हैं। और प्राइवेट में जो उद्योगपति हैं, जो धनबल से मजबूत हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को रोजगार मिला है। पहले एक निम्न वर्ग के लोगों को भी अच्छी तरीके से रोजगार मिल जाता था अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करी जाए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब नंद किशोर, छोटा सा जवाब दीजिए इस पर, बहुत छोटा सा। ठीक है श्रीकांत, बहुत छोटा सा जवाब कि भाई जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे सरकारी उपक्रम और उद्यम आप निजी हाथों में दे दिए, तो जो ओबीसी, दलित, शोषित, पीड़ित, एसटी, जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, जिसको एक 4th क्लास में नौकरी मिल जाती थी आरक्षण के बल पर, आरक्षण की शक्ति से, उसको नौकरियां मिलना बंद हो गई। सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला गया, आउटसोर्सिंग में चला गया। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत हुई है ना नंद किशोर। सर जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे 2014 से पहले के आंकड़े में और अब के आंकड़े जब आप उठाएंगे, मेरे तक आपके पास आवाज जा रही है मेरी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए जी। जब आप आंकड़े उठाएंगे तो आप आंकड़े उठा के देखिएगा, तो ऐसा नहीं है कि रोजगार जो है वो सामान्य अवसर सबको मिला है। जी मेरे पास मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर ओम सुधा, मैं आ रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद अपनी बात पूरी करिएगा जी। जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं कि रोजगार सर्जन में वृद्धि की जरूरत है, ये हम भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार में वृद्धि की जरूरत नहीं है, परंतु ये कह देना कि रोजगार है ही नहीं, ये बहुत गलत है। जिस हिसाब से पहले, चाहे आप इस कॉलेजेस के एडमिशंस की बात करें, चाहे मेडिकल सीट्स की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप किसी भी चीज में फील्ड में बात करेंगे, चाहे अगर पहले, आज से पहले जब जाइएगा तो 17 एम्स और आज एम्स की स्थिति देखेंगे, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या कोई भी काम चल रहा है, उसमें काम क्या रोजगार सर्जन नहीं हो रहा है? जो भी सड़कें बन रही है उसमें क्या रोजगार सर्जन नहीं हो रहा है? सब जगह कहीं ना कहीं कार्य से अपने हिसाब से, सरकार अपने हिसाब से रोज सर्जन करने में लगी हुई है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऑटो एक्सपो के माध्यम से रोजगार के लिए योजनाएं नई बनाई हैं। और पीछे अभी एक सबसे बड़ी मोबाइल की कंपनी उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के द्वारा भी लगाई गई है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है और निरंतर रोजगार के ऊपर गंभीर चिंता है, तो सरकार इस पर गंभीर रूप से काम भी कर रही है। ठीक है नंद किशोर जी, ठीक है। जी बोलिए डॉक्टर ओम सुधा, छोटा सा कमेंट जल्दी से। हाँ एकदम छोटा सा। ये कह रहे थे ना कि डाटा चाहिए, ये जो है एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMII का थोड़ा सा डाटा मैं बता देता हूँ। जो भारत में जो बेरोजगारी दर है, उस डाटा पे अच्छा है बात होना चाहिए। ये मेरे पास डाटा है और ये फोर्ब्स में छपी हुई रिपोर्ट। डाटा है कि 15 में 5.4%, 16 में 5.4%, 17 में 5.36 है, 18 में 5.33 है और 2020 में आकर हो जाता है बेरोजगारी दर 8%, 2022 में 7.33, 2023 में 8.003, 2024 के जून का यह डाटा है जो फोर्ब्स में छपी है 9.2%।
भारत की जनता ने इनको दिया था 5.44 पर, जो बेरोजगारी दर है, और फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि जून 2024 में 9.24 है। अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप चेक कर सकते हैं, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। ठीक है, इसलिए ये मैंने एक छोटा सा डाटा रखा। इन्होंने कहा कि डाटा पर बात होनी चाहिए। चलिए, और एक मोबाइल कंपनी खोलने से जो है आप जो है देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सके। ठीक है, मैं महेंद्र सिंह को लेता हूँ। थैंक यू, उत्तर प्रदेश में थैंक यू, बने रहिए, आप दोनों बने रहिए। मैं महेंद्र सिंह को लेता हूँ। महेंद्र सिंह जी, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा अभी डॉक्टर ओम सुधा ने प्रस्तुत किया है। बीजेपी कह रही कि भाई जो सड़क बन रही है उसमें लेबर लग, वो भी तो रोजगार ही दे रहे हैं। अगर कहीं सड़क में हो रहा, खुदाई हो रही, कुछ भी हो रहा, रोजगारी तो है, वो सरकार प्रदत्त ही रोजगार है। और ओम सुधा बता रहे हैं कि भाई बेरोजगारी दर तो 9.24 हो गई। राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका भयंकर बेरोजगारी का संकट है जैसे भारत में है। चीन से सबक लो, चीन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। राहुल गांधी का ये बयान राजनीतिक है, जो समस्या है उसको चिंता करने वाला है, प्रधानमंत्री को घेरने वाला है, और वास्तव में जो धरातल परिस्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं महेंद्र सिंह? दुर्गेश जी, इसमें दोनों बातें हैं। एक राजनीतिक मामला भी है और चिंता करने वाला मामला भी है। एक तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनका दायित्व है कि वो चिंता करें, और वो चिंता कर रहे हैं। दूसरा ये है कि राजनीतिक तौर पर भी वो अगर आरोप लगाते हैं तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। वो एक बड़ी पार्टी के नेता है और आरोप लगाना भी चाहिए। जो सत्ता में होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल पूछ रहे हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन जो मूल मसला है, ग्लोबल रिसेशन तो है, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं। कोविड के बाद पूरी दुनिया में ये है। भारत में कोविड से पहले भी ये था। सवाल ये है, एक आंकड़ा जो बता रहे थे बिल्कुल वो आंकड़े सही है, और दूसरा 2000 से और 2022 के बीच के अगर आंकड़े देखे जाएं तो करीब करीब अनएम्प्लॉयमेंट जो युवाओं में है वो करीब डबल हो गया है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा है वो करीब 35% के आसपास 2000 में था, और अभी 2022 की जो आईएलओ की रिपोर्ट है उसमें वो करीब 65% के आसपास हो गया है। लेकिन और चिंताजनक बात दुर्गेश जी ये है कि जो युवा बेरोजगार है उसमें एक आंकड़ा ये भी है कि उसमें से 70-75% युवा ईमेल अटैचमेंट के साथ नहीं भेज सकता जी। अब बात आती है इसके मूल में कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है इतनी लचर है, शिक्षा बजट इतना कम है कि हम मजदूर ही पैदा कर रहे हैं अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था में। हम बहुत बड़ा जो चंक है हमारा यूथ का, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं ये डिविडेंड है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन हम क्या तैयार हैं? हम मजदूर तैयार करें। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर भी नहीं, हमारे यहाँ रॉ लेबर तैयार हो रहा है, मजदूर तैयार कर। और उसके पैमाना यह है कि हफ्ते में अगर आपको 1 घंटे का काम मिल जाता है, एक दिन में 1 घंटे का काम मिल जाता तो भी आप एम्प्लॉयड माने जाते हैं, आपको रोजगार मिल रहा है। इस तरीके से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, इस तरीके के पैमाने बनाए। तो पहली बात तो ये कि हमें अपने एजुकेशन सेक्टर पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट तभी दूर होगा। ये जो युवा हैं ये स्वरोजगार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से शिक्षित तो हैं, साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है, साक्षर हैं एक तरीके से। और मतलब अपना नाम लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल नहीं भेज सकते, ये कह रहे हैं आप? जी, ये आईएलओ का डाटा है कि जो हमारे युवा हैं उनमें 75% ऐसे हैं कि ईमेल के साथ अटैचमेंट अगर कह दिया जाए कि अपना बायोडाटा एजेंसी भेज दीजिए, नहीं भेज सकते। 75%? 75%। बहुत चौंकाने वाला, बड़ा चिंताजनक, डराने वाला आंकड़ा है जी। ये जो आंकड़ा आईएलओ का है 2022 का है, और गवर्नमेंट ऑफ वो जो आंकड़े जारी करते हैं लेबर मिनिस्ट्री से, वहां से इन्होंने आंकड़ा लिया हुआ है। अब इस तरीके के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं, और इन आंकड़ों के साथ अगर कोरिलेट किया जाए तो ये आंकड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत खराब है। यूनिवर्सिटी
या ITI या IIT, अभी IIT का एक आंकड़ा आया जिसमें 4 लाख रुपए एनुअल उनको पैकेज मिला है एवरेज। अब आप सोचिए IIT का भी ये हाल हो गया, 50% बच्चे IIT के भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ IIT में, सब में नहीं, जो कि टॉप मोस्ट हमारा फ्लैगशिप जिसको कहा जाए इंजीनियरिंग, प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज जी। हमें जरूरत है, हमारी जो पॉपुलेशन है कि बहुत बड़े तादाद में हमें ITI खोलने की जरूरत है। जो 10वीं बच्चा करता है उसके बाद ITI में जाता है, स्किल्ड लेबर के तौर पर वो वहां से निकले, क्योंकि लेबर जो है वो भी हमारे पास स्किल्ड नहीं है। इंडस्ट्री हमेशा ये डिमांड करती है कि कम से कम हमें स्किल्ड लेबर दे दीजिए, हमारी गवर्नमेंट का दायित्व है, क्योंकि और इसमें दोनों, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कंकरेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती सूची में है। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार, इन दोनों का दायित्व है कि शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें, और कम से कम जो यूथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको PhD होल्डर बना दीजिए, नहीं, जो यूथ एक स्किल, जो इंडस्ट्री में लेबर भी चाहिए। अब लेबर प्रोडक्शन में अगर आप जाते हैं, जो चाइना का जैसे उदाहरण देते हैं, तो वहां पर एक स्किल्ड लेबर नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एक बात। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है तमाम स्टेट्स में, वो जब तक नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसकी बात करते हैं वो नहीं आता है, और उसकी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पर काम नहीं करती। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर्विस इंडस्ट्री है, गुड़गांव में सर्विस इंडस्ट्री है, जो कि तमाम दुनिया भर के यहाँ पर कॉल सेंटर्स हैं और लाखों लोगों को उससे रोजगार मिलता है। लेकिन यही सेंटर्स हम दिल्ली NCR से दूर अगर हम कहें अलीगढ़ में बना सकें, नहीं बनाएगी कोई कंपनी, क्योंकि वहां पर स्थितियां उनके मन मुताबिक नहीं है। बेंगलोर में बन सकती हैं, पुणे में बन सकती हैं, लेकिन तमाम अगर कोई कहे कि जाके कानपुर में बना दीजिए तो कोई कंपनी तैयार नहीं होगी। स्थितियां तमाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं। अभी मैं, आप सोचिए कि मैं NCR में बैठा हूँ और आपके ही चैनल के दौरान 2 बार मेरे यहाँ लाइट गई। अब आप सोचिए कि ये स्थिति है, हम अभी पर्याप्त इंडस्ट्री के लिए क्या रेजिडेंशियल इलाकों में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, इंडस्ट्री को कहां से हम बिजली दे पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बड़े चैलेंजेस हैं, और उसमें स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर करने की जरूरत है। राहुल गांधी मुद्दा बहुत सही उठा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, उसको वो उठा रहे हैं। और जो आज आपने सेमीकॉन की बात की, सेमीकॉन निश्चित तौर पर आने वाले समय में चिप की जरूरत है। जिस तरीके से AI आ रहा है, सारे डिजिटल डिमांड है, डिजिटल जो इंडिया नारा तो दिया गया, लेकिन डिजिटल इंडिया के लिए हमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स की और चिप्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अभी हम चाइना से, पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है तमाम तरीके से। ये एक अच्छी पहल कही जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब की, लेकिन निश्चित तौर पर हमें एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करना होगा। वो बिल्कुल रिलेटेड है रोजगार से, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं कुंवर रूपेश को चर्चा में शामिल करता हूं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। कुंवर रूपेश, 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद किशोर ने कहा कि चीन का जो सपना दिखाना है कि चीन बहुत अच्छा है, वहाँ की बड़ी स्थिति खराब है, फैक्ट्रियाँ बनी पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। अब भारत में कहें तो उसमें भूसा भरा जा रहा है, कोई वहाँ फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही, बहुत सारे वहाँ से उद्योग भाग चुके हैं, तो वहाँ के उद्योगों की स्थिति नहीं अच्छी है। ये प्रोडक्शन की का जो सुनहरा सपना राहुल गांधी दिखाते हैं, वहाँ वो ऐसा सपना नहीं। एक तो ये सवाल है। दूसरा, अभी महेंद्र सिंह ने इस चर्चा को एक अलग तरीके से ले जाकर मोड पर छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि जैसे अभी चिप के मामले में हम चीन पर डिपेंड करते हैं, तो जो अभी डिजिटल इंडिया के तहत आज ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है, एक तरीके से बुनियाद रखी है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो आगाज़ हुआ है, उससे अगर चिप के क्षेत्र में अगर हम पावर हाउस बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से चीन को ही तो हम चुनौती दे रहे हैं। तो जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, फिर इसमें राजनीति की क्या जरूरत है? कुंवर रूपेश जी, नमस्कार सभी लोगों का। राहुल गांधी जी का बयान जो दिया गया है विदेश में, वो बयान कोई बड़ा बयान नहीं है। उससे ज्यादा बयान, कठोर बयान, उससे ज्यादा हमलावर तो सदन के अंदर है। चीन से हजारों किलोमीटर दूर बैठ के जो उन्होंने बयान दिया है, उससे ज्यादा नजदीक उन्होंने लद्दाख में जाके बयान दिया था।
सबको याद होगा। तो उनकी बातों को मैं गंभीरता से तब लूंगा जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष का कितना रोल होता है वो उठा रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर, वो कोई नई बात नहीं है। पर देश के प्रधानमंत्री जी का बयान कितने बुरे रहे देश के बारे में, जब वो विदेश में जाकर कहते हैं हम किस देश में पैदा हो गए, ये कीड़ा मकोड़ों का था। जब वो विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि हम करप्शन से गिरे हुए देश से निकाले हैं, और करप्शन के लिए उन्होंने कितना काम किया है देश के लिए और अपने पार्टी के लिए, वो भी सब देख रहे हैं कि जितने भी करप्ट लोग थे पार्टी में आ गए, और करप्शन के नाम पे जितने भी चिट्ठे बने थे उन्होंने आज तक एक भी नाम सार्वजनिक नहीं किया। जो स्विच बैंक में किसका पैसा जमा है, कम से कम नाम ही सार्वजनिक कर देते, देश के लोगों को तसल्ली होती कि चलो पैसा नहीं आया, नाम तो आ गया। तो प्रधानमंत्री जी के बयान महत्वपूर्ण है नेता प्रतिपक्ष के बयान से ज्यादा, पहली चीज। दूसरी बात, चाइना को लेके जो चर्चा हो रही है, तो मैं मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा हर कदम हर पल। जब मोदी जी चाइना के साथ आयात निर्यात में गंभीरता दिखाएंगे और जो चाइना से ले रहे हैं वो चाइना को देना शुरू कर दे, बैन कर दे आयात निर्यात के सिस्टम पे, थोड़ा कड़क ले अपने फैसले को, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। यहाँ तक कि भारत का तिरंगा भी चाइना से आ रहा है। हमारे देश की स्थिति इतनी खोखली हो गई है कि हमारा खादी का तिरंगा नहीं बन रहा है। अब देख सकते हैं तिरंगा भी पॉलिस्टर हो गया है। तो हम कैसे कहें कि झूला जो झूला जा रहा है चाइना के साथ, उस झूला पे कब बैठना बंद करेंगे प्रधानमंत्री? मैं तो प्रधानमंत्री पुरानी बातें हैं, भूल जाइए, आगे बढ़िए। कुंवर रुपेश, आज चीन की स्थिति क्या है? वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद किशोर कि भाई चीन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसके सपने राहुल गांधी क्यों दिखा रहे हैं? और आज वो रोजगार की बात उन्होंने की, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो मैं फालतू बकवास के विषय लेकर आता ही नहीं हूँ अपनी चर्चा में। राहुल गांधी जी ने रोजगार की बात कही है, चलिए एक मिनट चीन को साइड कर देते हैं। चीन की स्थिति वाकई में नंद किशोर जी के महिला से मामले खराब है। भारत की स्थिति कौन सी अच्छी है रोजगार के मामले में, ये बता दें नंद किशोर जी। ये कंपनी खोले कोई और, वो कहते हैं ना लाला बने कोई और नेता बने कोई और। धागा काटने से योगी जी या मोदी जी का क्या योगदान धागा काटने में, फीता काटने में? क्या उन्होंने अपना स्ट्रक्चर लगाया है? अपनी सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग किया है उन्होंने, जैसे कहा जाता है कि कुंवर रुपेश भाई सरकार ये दावा करती है ना कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, मतलब बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल बनाया। ये तो सरकारी का काम है, सरकार ने बनाया है, तभी तो लोग आए हैं। वही सरकार बेच भी रही है ना। आज उसी सरकार पे उंगली उठ क्यों रही है? आखिर प्राइवेटकरण लाने वाली सरकार कौन सी है? अटल जी के बाद मोदी जी के बीच के दौरान जो घटनाएं घटी है प्राइवेटकरण का, उठा लीजिए रिकॉर्ड। मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, लेकिन जो तत्काल स्थिति भारत की है, चाइना कहीं ना कहीं हमसे अर्थव्यवस्था में टॉप में तो है ना, हम टॉप 5 में है, तो टॉप 3 के अंदर चाइना आती है। क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूत है। तो हम चाइना के कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो हमें अपने यहाँ के जो युवाओं को है, जो हमारी युवा आबादी 40% से ज्यादा है भारत के अंदर, उसको मजबूत कब करेंगे? जब उनको रोजगार देंगे। रेलवे में बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं। रेलवे के बच्चे 2019 से नौकरी के लिए ज्वाइन लेटर घूम रही है कि हमको ज्वाइन लेटर दे दीजिए। क्यों नहीं दे रही सरकार ज्वाइन लेटर? सवाल ये है। 2018 के बाद से डी ग्रुप में नौकरी नहीं निकाली। सवाल ये है, आप दीजिए ना वैकेंसी। 32 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है, रोजगार क्यों खा रहे हैं आप बार बार बुजुर्ग लोगों को बैठा रहे हैं पद पे? ये सवाल है कि नहीं है? देखिए, मैं मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा हूं। देश खड़ा है, देश ने उनको तीसरा प्रधानमंत्री बनाया है, पर क्यों? क्योंकि कुछ बेहतर करके दिखाए। जुमलों से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा कार्य नीति से। राहुल गांधी अगर विदेश में कुछ बोल रहे हैं कि हमारे देश की बेरोजगारी व्यवस्था खराब है, तो कोई नई बात तो नहीं बोल रहे हैं। पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, सदन से लेकर सड़क पे बोल रहे हैं। तो उनकी बातों को तुलना दिया जाए। प्रधानमंत्री जी अपना डाटा दिखाए, रियल डाटा दिखाए, कि हम जीडीपी का फर्जी डाटा नहीं दिखाए कि हम 7% की जीडीपी चल रही है, जबकि रियल फिगर वो 4%। कुंवर रुपेश, ठीक है कुंवर रुपेश, मैं एक चूंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मैं नंद किशोर से एक जवाब लेता हूँ। नंद किशोर चौधरी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक तो अभी महेंद्र सिंह ने कहा कि हम सर्विस इंडस्ट्री हैं, हमारे यहाँ सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में अगर जब तक हम महारत हासिल नहीं करेंगे, हम रोजगार का सृजन उतना नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम जो निर्यात करते हैं और आयात और निर्यात का जो इम्बैलेंस है वो कम कर पाएंगे। और दूसरा तो जो दूसरी बात कह रहे हैं जो कुंवर रुपेश हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम प्रधानमंत्री की बात को ज़्यादा वजन देते हैं। प्रधानमंत्री अपने डेटा प्रस्तुत करें देश के सामने।
जी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी यही बात विषय रखा था कि ऐसा नहीं है कि हमने हर किसी को रोजगार दे दिया है या एम्प्लॉयमेंट में कमी नहीं है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसमें मैं भी सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें एम्प्लॉयमेंट सुधारने की आवश्यकता है। परंतु ये भी सत्य है कि इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था, जो हम 5वें नंबर पे आज अर्थव्यवस्था बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमने इन चीजों पर काम किया है, तब जाकर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। और जहां तक रोजगार सर्जन की बात है, निरंतर सरकार इस प्रयास में है कि लोगों को मेक इन इंडिया या अपने रोजगार सर्जन करने के लिए सरकार निरंतर लोन दे रही है, युवाओं को लोन दे रही है, नए रोजगार। अब आप भी ये बात तो आप भी मानेंगे कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, परंतु रोजगार सर्जन करना यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर सरकार प्रतिबद्ध है और अपने पूर्ण शक्ति के साथ सरकार लगी हुई है। आज भी नरेंद्र मोदी जी ने इसका पहल आपके सामने, आपने इस पे जब आपने ये डिबेट चालू करी थोड़ी देर पहले भी आपने इसकी चर्चा करी थी, और हर स्टेट में जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह नए रोजगार के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, युवाओं को स्किल किया जा रहा है और आगे भी यही किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर एक दिन में पूरे हो जाएंगे, और ये मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं, इस पे तो काम करने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत किसी को नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं अब जब मेहमानों से मेरा अनुरोध है, मैं छोटे छोटे कमेंट करता हूं। 10 सेकंड में श्रीकांत, एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, श्रीकांत 10 सेकंड केवल, जल्दी से। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मेकिंग इंडिया की बात करें। किस मेकिंग इंडिया की बात कर रहे हैं? हमारे जो वर्तमान सरकार है, नए नए संस्थान तो खुल रही है, IIT IIM के पूरी तरीके से बढ़ रही है। पर ये बताइए कि जो हमारे स्कूलिंग है, जो हमारे पुराने संस्थान है, उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? हमारे पूरी तरीके से जो आज के टाइम पे हमारे स्कूल के जो छत गिर रहे हैं, पूरी तरीके से टपक रहे हैं, उस पर कौन ध्यान देगा? और रही सरकारी संस्थानों की बात, हमारे सारे सरकारी कर्मचारी आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर पे डाल के पूरे सरकारी संस्थानों में प्राइवेट तरीके से डाले गए। ठीक है, ओके डॉक्टर ओम सुधा, एक छोटी सी टिप्पणी। ठीक है, बेस में डालने के बाद ओके श्रीकांत, ओके टाइम इज ओवर। श्रीकांत ओके, 15,000 रुपए रखी गई है। ठीक है श्रीकांत जी, प्लीज डॉक्टर ओम सुधा को बोलने दीजिए। डॉक्टर ओम सुधा सर, कोविड जी मैं थोड़ा सा 2 सेकंड में एक आंकड़ा और बता देता हूं। भारत में जो स्टेट वाइज बेरोजगारी दर है, तो 3 स्टेट का नाम लेता हूं। इसमें है, टॉप पे है हरियाणा 37.4, दूसरे स्थान पे है राजस्थान 28.5, तीसरे स्थान पे है बिहार 19.1। ये टॉप 3 है। दूसरा एक चीज और ये बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी बड़ा मेहनत करके अर्थव्यवस्था को ऊपर ले आए हैं। इतना गजब मोदी जी ने काम किया है। IIT जैसे संस्थान के 38% जो है IITians को नौकरी ही नहीं मिली, बेरोजगार रहे। एकदम लेटेस्ट आंकड़ा आप लोगों ने खबर चलाई। ठीक है नंद किशोर गुर्जर, केवल 10 सेकंड मात्र, फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। नंद किशोर गुर्जर, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि श्रीकांत जी बता रहे थे कि नए नए, माफ कीजिएगा नंद किशोर चौधरी जी नए नए IIT खुल रहे हैं, नए नए एम्स खुल रहे हैं। और जहां तक जो गिरने वाली इन्होंने बात कही है, बिल्डिंग्स कहीं गिर रही है या कुछ हो रहा है, वो स्टेट सरकार का काम है। केंद्र सरकार उनको मदद जरूर करती है, लेकिन ये जो कार्य करने की प्रणाली है, ये कई जगह जहां पे ये बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, हर स्टेट में अलग-अलग समस्या है। पूरे देश में तो आप ही का गवर्नमेंट है, स्टेट में भी। आप या तो मेरी बात खत्म होने दीजिए। ठीक है डॉक्टर ओम सुधा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए डॉक्टर ओम सुधा, जल्दी से बोलिए। जो है, जितने भी राज्य हैं, लगभग जगह तो इन्हीं की सरकार है ना, राज्यों में भी। ठीक बात है। नंद किशोर, वो कह रहे हैं कि राज्यों में तो सरकारें आपकी हैं, डबल इंजन की बात जो करते हैं, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन भी है सरकार है, वहाँ ऐसी कोई भी मतलब समस्या जहाँ पर है उसको दूर किया जा रहा है। ऐसा कुछ मेरे सामने कोई बिल्डिंग ऐसी मैंने नहीं देखी जो नई बना दी गई, पुरानी बिल्डिंग में सुधार नहीं किया गया। ऐसा आंकड़ा या तो कोई ये बताएं या ऐसा कुछ जगह बताएंगे जब पता लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कमी है। ठीक है ओके, अंतिम टिप्पणी महेंद्र सिंह, बाकी आप कोई नहीं बोलेगा, प्लीज महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की, जल्दी से। IIT खेत में चल रहा जी दुर्गेश जी, ठीक है डॉक्टर ओम सुधा, प्लीज। और इसमें राजनीति छोड़कर अगर तमाम सरकारें और नेता एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी इसका कुछ हल हो सकता है। क्योंकि ये 2 फ्रंट पे लड़ना है, एक तो एजुकेशन पे लड़ना है, दूसरा सरकारी नौकरी। देखिए, सरकारी नौकरी की भी एक लिमिट है, तो आपको फिर बड़ी कंपनियों को और साथ में रिटेल में जो छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे जो रोजगार हैं,
जिनको स्वरोजगार कह सकते हैं, वो चाहे दुकान हो किसी की, चाहे छोटी छोटी 10 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली हो, वो सारी चीजें करने में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, सहूलियतों की जरूरत पड़ती है। सरकारें अगर इस तरीके छोटे रोजगारों को तो जीएसटी ने मार दिया, छोटे रोजगार ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, डॉक्टर ओम सुधा, बहुत शुक्रिया आपका, कुंवर रुपेश, बहुत शुक्रिया नंद किशोर चौधरी। आभार दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया। रोजगार बड़ी समस्या है, बेरोजगारी भयंकर समस्या है। सरकार सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए। और महेंद्र सिंह ने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये आंकड़ा मैं सुनकर आज चौंक गया और दुखी भी हुआ कि जो भारत का पढ़ा लिखा युवा है उसमें 75% युवा ऐसा है जिसको आप पढ़ा लिखा तो कहते हैं, लेकिन वो साक्षर भर है। वो ईमेल में अपना बायोडाटा, सीवी अटैच करके भेजने की स्थिति में नहीं है, इतनी स्किल उसके अंदर नहीं है। आप समझ लीजिए कि कैसी फौज तैयार कर रहे हैं। क्या हम केवल फावड़ा लेकर खेत में काम करने वाले लेबर तैयार कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, नमस्कार।